नया चैप्टर वर्क ऑफ एनर्जी शुरू करते हैं। इस चैप्टर से कुछ ऐसे फॉर्मूले आपको सीखने को मिलेंगे जिसका यूज आप फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में यूज कर सकते हैं। अगर यूज करने आ गया तो आपका समय और मेहनत दोनों बचेगा। तो उसे भी सीखेंगे कैसे अदर चीजों को आप वर्क एनर्जी थ्योरम जिसे कहते हैं उसे लगा के आप बढ़िया बढ़िया सवाल को जल्दी और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो कि इसी चैप्टर में सीखने को मिलेगा हमें। पहले कुछ बेसिक बातें होंगी जिसमें थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन की वजह से क्या होता है कि बड़े बड़े कंसेप्ट जब आप लगाते हैं तो वो मिसिंग हो जाती है। तो उन छोटी बातों से क्लास शुरू करते हैं जिनमें से काफी चीजें आप लोगों को पहले से पता होगा। वर्क एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी। WPE। देखो एक्चुअल में ये एक नहीं 3 चैप्टर है। वर्क अलग से, पावर अलग से और एनर्जी अलग से। ठीक है, तो वर्क, पावर और एनर्जी ये 3 चैप्टर होगा जिसमें हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्क को। ठीक है, ज्यादा डिस्कशन आपका वर्क पे ही होगा और पावर एनर्जी उसके बेसिस पे, वर्क के बेसिस पे ही कैलकुलेट की जाएगी। वर्क समझ में आ गया, पावर एनर्जी एक ही चीज है। ठीक है, तो पहले हम लोग करेंगे वर्क। बात अगर वर्क की करें तो काम हमारे आसपास हर तरह के हुआ करते हैं। नहीं, अगर कोई आदमी सुबह उठ के ऑफिस जाता है, आता है, वो भी एक तरह का वर्क हुआ। आप सुबह उठते हैं, कोचिंग आते हैं, पढ़ के जाते हैं, ये भी एक तरह का वर्क हुआ। कोई किसी का मुंह फुलाता है, वो भी एक तरह का वर्क हुआ। नहीं, अलग अलग लोगों का अपना अपना काम होता है। चोर का काम चोरी करना, वो भी एक तरह का वर्क हुआ। लेकिन फिजिक्स में ना हर वर्क को एक नहीं वे होता है डिफाइन करने का। नहीं, लेकिन हम लोग जो मेन वर्क की बात कर रहे हैं उस वर्क को डिफाइन करेंगे। तो वर्क कहा तब जाता है कि जब आप कोई काम करते हैं और काम करने के लिए ना, मतलब वर्क करने के लिए आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा और वो होता है आपको अपना ताकत, फोर्स। आपको फोर्स लगाना पड़ेगा और फोर्स लगाने के बाद ही वर्क नहीं हुआ। अगर फोर्स लगाने के बाद बॉडी डिस्प्लेस हुई है, मोशन हुआ है, नहीं तो वर्क हुआ है। ठीक है, तो इन शॉर्ट, और इस केस में आप एक्चुअल में कर क्या रहे होते हैं, जब आप फोर्स लगाते हैं किसी भी चीज पे तो वर्क हो रहा है, मतलब उसमें अगर मोशन होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा। इस चीज में एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, उसको जरा देखो तो, कि जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे आपने क्या किया, एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को मान लो तुम पुश कर रहे हो और मान लो ब्लॉक पुश करा चला गया। ठीक है, इस तरफ आपने इस पे फोर्स लगाया जिस वजह से इसमें इस ब्लॉक में मान लीजिए कुछ डिस्प्लेसमेंट आ गई और ये ब्लॉक यहां से होके यहां शिफ्ट हो गया। इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया और डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए s और आपने फोर्स लगाया है s। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे तो आपने इस पे एनर्जी एक्सर्ट करी है। एनर्जी एक्सर्ट करी है मतलब आपने अपनी एनर्जी ट्रांसफर करी है। तो वे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफर को या वर्क कह सकते हैं। टेक्निकली वर्क जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ही तो है। नहीं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, किसी एक बॉडी से किसी दूसरे बॉडी में एनर्जी गई, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। नहीं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क इन शॉर्ट। और जो डेफिनेशन इसका बन जाता है, डेफिनेशन वही हुआ कि वर्क इज डन when forces when a force, जब हम लिखने बोलेंगे तब लिखिएगा when a force produces motion। अब यहां पे when a force produce motion का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन रुको, छोटी बातों को थोड़ा ध्यान में ज्यादा रखना है कि गलती छोटी बातों से ही होती है। बड़े बड़े काम आप लोग कर लेते हैं, नहीं कहते छोटा सा मिस्टेक हो गया, और यही छोटा सा मिस्टेक आपकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। छोटा मिस्टेक की वजह से ही बड़े बड़े मिस्टेक होते हैं।
है ना रे? हाँ, अब यहाँ पे ये चीज छोटा मिस्टेक मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स है वो ऐरा गैरा फोर्स नहीं है, स्पेशल फोर्स है, समझना। और दूसरा ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इन दोनों में कुछ बातें हैं। क्या बात है वो समझिए। जैसे अगर आपने यहाँ पे फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने का डायरेक्शन क्या है सर? फोर्स का डायरेक्शन ये है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही है। आई बात समझ में? ये चीजें हमेशा मतलब ये सोच लो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज भी आपको लेना है बस हमेशा, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कभी जुदा नहीं होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट ले लेना है, या जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उस डायरेक्शन में फोर्स ले लेना है। मतलब कुछ भी करके दोनों को जुदा नहीं करना है, अगर हुआ तो कहानी बदलेगी नहीं। मतलब टेक्निकली आपको क्या करना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मतलब फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहां पे जो हम बात कर रहे हैं फोर्स की मतलब ये कौन सा फोर्स है? फोर्स नहीं, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और दोनों में से कोई एक बात चलता है। जनरली हम लोग फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही लेते हैं, एफ कॉस थीटा, जो यूज होता है पॉपुलर। लेकिन डजंट मैटर, आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लो, पेन तब यूज करेंगे जब हम बोलेंगे। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में यूज करो या डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन में यूज करो, डजंट मैटर, कहानी एकदम से नहीं बदलती है। मतलब ये दोनों हमेशा साथ साथ होगा। क्लियर है? फोर्स ये कौन सा फोर्स है? ये वो फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट बनाता है। भाई आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, उस 10 न्यूटन से डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो 7 न्यूटन से हुआ है। तो बताइए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में आप फोर्स का कौन सा यूज करिएगा? 7 वाला पार्ट यूज करिएगा जो डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस करता है। नहीं, सवाल से भी समझेंगे। और दूसरा अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, ये डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दोनों में से कोई एक बात होगा। नहीं, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये चीजें होंगी। दोनों में से कोई एक चीज आपको हमेशा लिखना है, लेना है। ये हो गई वर्क का बेसिक कंसेप्ट। ये है कि वर्क एक तरह से आप कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ही वर्क है। अरे भाई जब आप वर्क करते हैं तो एनर्जी का ही तो ट्रांसफर होता है। आप कोई भी वर्क देख लो ना, चोरी करने गए कभी, एनर्जी तो लगती है नहीं? क्या लगता है? किसी का मान लो मुंह फुलाना हो तो एनर्जी तो लगती है ना। एनर्जी, आप किसी को थप्पड़ लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्क। उस थप्पड़ लगाने में आपके पास जो एनर्जी होती है वही एनर्जी उसके गाल पे ट्रांसफर होती है कि नहीं? नहीं होती है। नहीं लगा है कभी? एनर्जी महसूस नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ? गर्म होगा, होता होगा गर्म, वो हीट प्रोड्यूस हुआ, थोड़ी एनर्जी हीट में ट्रांसफर हो गई है। सच बता रहे, नहीं बिलीव होता है तो आओ लगाए एक बार। जिसको विश्वास नहीं हम पे है वो ट्राई भी कर सकते हैं। अच्छा, तो और इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि वर्क तभी डन होगा, वर्क डन तभी होगा जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस ना करे तो वर्क नहीं होगा। आई बात समझ में? सिंपल सी बात है। यहां पे आपको ये समझना है, हमारे सिलेबस में जो हमें वर्क पढ़ना है वो दो तरह के वर्क पढ़ने हैं। एक होगा वर्क डन बाय, तो प्रधानमंत्री को भी नहीं आता, पता नहीं था विनोद क्या किया? हाँ विनोद दिख रहा है अच्छा, वो कोई बात नहीं, सब विनोद को भूल गया था, फिर याद दिला दिया। और किसे पता है विनोद कौन है? मतलब क्या मैटर है हमको आज तक पता चला। हम इवन एक टाइम जेसीबी आया था तो जेसीबी की कहानी हमको पता चल गई कि ऐसे नॉर्मल था,
कुछ भी ऐसे वायरल हो जाता है ना, लेकिन विनोद के पीछे की कहानी पता नहीं चला। सर एक विनोद नाम का आदमी था जिसने कमेंट सेक्शन में विनोद ही कमेंट कर दिया था अपने नाम। उसने 7 आदमी उसको लाइक किए थे उसके कमेंट को। अच्छा उसके बाद ये ओहो हो एक टाइम में सोनम गुप्ता चली थी कुछ भी वायरल हो जाता है, बताओ कुछ भी। हाँ मतलब वही वायरल इसलिए हुआ था कि विनोद विनोद किया तो कोई दिक्कत थी, वो लाइक करने वाला कौन था। उसके बाद उसके लाइक बढ़ा होगा उसका। और एक टाइम में और एक कुछ आया था, याद आएगा तो बताएंगे, पता नहीं। अब उसका सेंस अच्छा था कि बुरा था, वो कमेंट हम मेरे में भी आया था। तो उसका सेंस अच्छा है कि बुरा, हमको ढूंढ के बताओ। फिर हमको समझ में नहीं आया, कुछ था 2 वर्ड का कुछ ऐसा आता है, वो देखिए कि वो भी वायरल था, तो क्या था पता नहीं। अब हाँ, हमारे पास जो सिलेबस में वर्क पढ़ने हैं, हमें 2 तरह के वर्क पढ़ने हैं। एक वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी आप फोर्स मान लो इस पे लगा रहे हो और वो 10 न्यूटन का परमानेंटली लगा रहे हैं आप, नहीं जब तक ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तब तक आप 10 का लगा रहे हैं, तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। लेकिन अगर मान लीजिए अभी 10 लगा रहे हैं, फिर 11 12 13 14, मतलब ऐसे क्या ये वेरिएबल फोर्स है, तो क्या दोनों फोर्स जो वर्क करेगा सेम होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, अलग अलग होगा। तो जब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा तो हम लोग कैसे वर्क निकालेंगे? अभी कांस्टेंट वर्क डन के द्वारा लगाए गए कांस्टेंट फोर्स कितना वर्क करेगा, कैसे करेगा, पहले उसे डिस्कस कर लें, उस पर सवाल कर लें, फिर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स करेंगे। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में जो होगा कि वर्क डन 2 तरह के होंगे, नहीं वर्क डन जो फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है, वो 2 तरह का होगा। वर्क डन बाय, एक जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय अ कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, और दूसरा हमारा होगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स। ये 2 ऐसे फोर्सेस होंगे। देखो वर्क करने के लिए फोर्स का होना जरूरी है कि नहीं है? है। तो फोर्स 2 तरह का आप लगा सकते हैं, एक कांस्टेंट रेट से या कांस्टेंट, और दूसरा वेरिएबल फोर्स भी लगाया जा सकता है। तो इन दोनों के द्वारा हम लोग वर्क डन फाइंड करेंगे। लिखना चाहेंगे क्या? जल्दी छापो तो। देखो यहां पे सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी वर्क को करने के लिए ज्यादा फोर्स का यूज कर रहे हैं तो क्या वर्क ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा होगा। अगर आपको मान लो, स्वाभाविक बात है कि अगर एक कांस्टेंट फोर्स लगा के ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करना है, मान लो 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करना है, कुछ वर्क आया, और मान लो 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करना है, कुछ वर्क आया, तो जब आपने 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया और जब आपने 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, कब ज्यादा वर्क आया? जब 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना? तो यहां से ये चीजें हमें थोड़ी बहुत सेंस आ रही है क्या, कि वर्क जो है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। आई बात समझ में? आपका जो वर्क है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, मतलब ये जो वर्क डन है वो 2 चीजों पे डिपेंड कर रही है। इसको कहते हैं डिपेंडेंस है, डायमेंशन में याद होगा। एक तो क्या है? फोर्स अप्लाइड, बोलो, और दूसरा क्या है? दूसरा डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, जो भी किस पावर में पता नहीं, किस पावर में पता नहीं। याद है ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है? नहीं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है ना, इसको सॉल्व करने आता है ना? है, इसको सॉल्व करेंगे होमवर्क, डायमेंशन का रिवीजन भी होगा। इस चैप्टर में डायमेंशन का रिवीजन हो गया, वेक्टर का रिवीजन करवाएंगे, वेक्टर प्रोडक्ट का रिवीजन करवाएंगे, रिवीजन भी होगा साथ साथ। ये करेंगे, कौन करेगा? हाँ, होमवर्क। ठीक है, रिजल्ट लिखते हैं। रिजल्ट जब आया तो देखा गया कि F इंटू एस, नहीं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, जब आपने इसको सॉल्व किया तो देखा गया कि F इंटू एस आया। ये स्केलर फॉर्म है, बाद में पता चलेगा आपको वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहां से ये चीजें समझ में आ गई कि अगर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स निकालना हो, आपको क्या करना है? फोर्स जितना लगा और फोर्स के डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों का प्रोडक्ट कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ये नहीं हुआ? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फोर्स अगर अप्लाई होता है 10 न्यूटन का
और इस 10 न्यूटन की वजह से फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर मान लीजिए 10 मीटर हुआ है तो यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ है सर 100 जूल। कैसे पता चला जूल है? क्योंकि वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, ये भी तुम्हें पता है। डायमेंशन निकाल, यूनिट और डायमेंशन निकालने आता है सर। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? देखो फोर्स का न्यूटन आया ना, अरे न्यूटन होता है ना, और न्यूटन को क्या लिखते हैं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो भी ये तुम्हें पहले से पता है, तो आप इसको न्यूटन इंटू सेकंड, मीटर सेकंड, न्यूटन इंटू मीटर। फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, न्यूटन मतलब हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है मीटर। तो कुल मिला के ये आ गया आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को दूसरे शब्दों में जूल के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? ऐसा यूनिट क्या होगा सर? जूल। सिंबल में जी यूज करेंगे, याद रहेगा, पहले से भी है। तो इस हिसाब से इसका डी क्या हो जाएगा? डायमेंशन। डायमेंशन क्या होगा बाबू? डायमेंशन हो जाएगा केजी का m, केजी मतलब मास, m मतलब मीटर, मतलब लेंथ L2 और टाइम क्या होगा? ये इसका डायमेंशन हो गया, ऐसा यूनिट। ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसका CGS यूनिट क्या होगा। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाले सिस्टम में इसका यूनिट। तो CGS यूनिट का नाम अगर आपको याद होगा तो नहीं, अर्ग होता है, नहीं अर्ग होता है। और आपको ये भी रिलेशन शायद हमने डायमेंशन में कन्वर्जन में बताया था कि 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। कैसे फाइंड करते हैं? प्लीज डायमेंशन को रिकॉल कर लीजिएगा, यहाँ पे समय बर्बाद नहीं करेंगे, जो कि पहले हो चुका है। आई बात समझ में? क्या क्या आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए? एक तो इसका यूनिट जो कि याद रखें, देखो वर्क और एनर्जी, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, ऐसा यूनिट जूल होता है। कैलोरी में भी एक्सप्रेस करते हैं, नहीं तो वो सब बात वाली बात है। ऐसे जूल याद रखना है। और आपको ये वाला कन्वर्जन आता है ना? नहीं आता है तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं, बिल्कुल बैक से जा सकते हैं। और एक्सेलरेशन का भी अगर यूनिट आपको याद नहीं है तो उसके लिए डूब मरो बिना पानी का, उसके लिए कोई तरीका। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, फिर चलेंगे वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, उससे अच्छा डूब मरो। क्या आपको लगता है कि इसके बाद आपको पढ़ने का कोई हक है? क्षमा चाहते हैं, अब मेरा इरादा आपको दुखी करने का नहीं था। कोई आया है क्या? अभी जाना जरूरी है, मतलब आना जरूरी है भाई। अच्छा, ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल सर। और ये चीजें आपको डायमेंशन निकालने में हेल्प करेगी। और डायमेंशन हो गया MLT-2। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे आया हुआ है, आपको ये कन्वर्जन सीधा सीधा याद रखना है। अगर नहीं ये डाटा याद है तो कन्वर्ट करके हमने डायमेंशन में सिखा रखा है, कैसे करते हैं। अगर किसी को सीखना है तो क्लास के बाद मिलिए, ये पहले भी सिखा चुके हैं। तो ये सब पुराना जो चीज किया हुआ है उसको रिपीट नहीं करेंगे, रिकॉल करते चलेंगे। ठीक है, ठीक है, नोट करिए। अगर मान लीजिए ये तो ऐसा था कि वर्क फोर्स जो लगा ना वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकली ऐसे कुछ लगा है। जरूरी है कि फोर्स सीधा सीधा ही हमेशा लगेगा? हो सकता है कि सरफेस या ब्लॉक से किसी एंगल पे भी लग जाए, ब्लॉक पे किसी एंगल पे भी लग जाए। उस केस में हमें वर्क कैसे मिलेगा? और तब जो वर्क मिलेगा वही होगा वर्क का ओरिजिनल फॉर्मूला, और उसे आपको परमानेंट याद रखना है। ठीक है, तो अगला हेडिंग लगाएंगे वर्क डन एट एन एंगल। किसी एंगल पे जब फोर्स लगेगा तो वर्क डन कितना होगा, कैसे होगा? तो देखो, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है और इस सरफेस पे ये रहा ब्लॉक, और इस ब्लॉक पे लग गया फोर्स। ठीक है, किसी एंगल पे, ये एंगल मान लीजिए हॉरिजॉन्टल से थीटा है। ठीक है, ये फोर्स मान लीजिए अगर कुछ होता जैसे 100 न्यूटन, तो इस ब्लॉक पे डिस्प्लेसमेंट होता है, इधर तो होने से रहा, इस डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं।
ब्लॉक अगर स्मूथ, ये सरफेस अगर स्मूथ है, अगर ये स्मूथ है तो डिस्प्लेसमेंट का कंप्लीट 100% चांस होता है इधर होने का। मतलब इस केस में क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो मान लीजिए क्या ये पूरा का पूरा फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हुआ है? नहीं भाई, यहाँ पे 100 तो इस डायरेक्शन में हुआ, उसका कुछ वैल्यू इस डायरेक्शन में लगा होगा, नहीं एफ कॉस थीटा। इस वजह से ये ब्लॉक मान लीजिए कुछ डिस्प्लेस हुआ, यहां से यहां तक आया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया आपका एस। अब सुनो, हमने आपको कहा था कि भाई वर्क का जो डेफिनेशन होता है वो फोर्स इंटू एस होता है, लेकिन फोर्स कौन सा वाला और एस कौन सा वाला, ये बता रखा था कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वर्क जो होगा दोनों में से किसी एक को ले लेना है तुमको, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कहीं कहीं पे आपको फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेना आसान होता है। जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का देखो, ये है फोर्स का डायरेक्शन और ये है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। नहीं तो अगर हम यहाँ पे फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ले चले कोई दिक्कत नहीं है, नहीं एंगल थीटा, तो इसका कंपोनेंट इधर जो फोर्स एक्ट करेगा वो कितना होगा, हाँ एफ कॉस थीटा। तो अब हो गया दोनों साथ साथ, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी साथ साथ हो गया। हमेशा साथ साथ चलाना है दोनों को, समझ गए हैं। और वो साथ साथ करने का तरीका क्या है, या तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ले लो या डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के अलोंग ले लो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझ गए। गुड। तो यहां पे क्या होगा कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है सर, एफ कॉस थीटा। यहाँ पे एफ कॉस थीटा हुआ है, यहाँ पे जो हुआ है वही लिखना है, समझ गए, कॉस थीटा, और यहाँ पे इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है एस। तो वर्क का फॉर्मूला यहां से बन गया आपका एफ एस कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा है एंगल बिटवीन, कोई लिख नहीं रहे हो ना, प्लीज मत लिखना साथ साथ, एंगल बिटवीन एफ एंड एस, इसके बीच एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा होगा। अब देखो, क्या तुम्हें वेक्टर में कुछ याद है, थोड़ा सा धुंधला धुंधला याद करिए कि मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, अगर इसके बीच एंगल थीटा हो तो इनके बीच एक टाइप की चीजें होती है जिसको डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते थे, और वो होता था ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू एंगल बिटवीन है, हाँ या ना। ऐसा ही कुछ वेक्टर नहीं दिख रहा आपको, एक वेक्टर एफ है, एक वेक्टर एस है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, और रिजल्ट करने के बाद एफ एस कॉस थीटा है। क्या कह सकते हैं कि वर्क जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डॉट प्रोडक्ट होता है, आया ना। बस यहां हो गया एक नया डेफिनेशन मिल गया कि वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ डॉट, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं ना ये, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यस और नो। अब बताइए, जिस दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है उस वेक्टर का नेचर कैसा होता है, स्केलर की वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि इसको दो वेक्टर को जब उसका प्रोडक्ट करने से, दो वेक्टर के प्रोडक्ट करने से जो रिजल्ट आए, अगर उसका डॉट प्रोडक्ट हुआ है तो स्केलर रिजल्ट आता है। डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। इस हिसाब से आप ये कह सकते हो क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है इसीलिए नहीं, इसीलिए वर्क किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी हो गई, हाँ स्केलर हो गया, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ध्यान रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन जरूर होती है बच्चों को इसमें कि भाई वर्क, क्योंकि डायरेक्शन वाला मामला आता है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डायरेक्शन वाली फीलिंग रहती है, तो मिस्टेक से वेक्टर टिक करा चला जाता है, नहीं करना है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट वाला रिजल्ट है। समझ पाए, मतलब इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, डायरेक्शन का कोई मामला होगा नहीं, लेकिन जिसके पास स्केलर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला मामला जरूर है इसके पास।
बात करेंगे इस पे, नोट करिए इसको। डॉट प्रोडक्ट सबको करना आता है ना, है? तो अभी अभी हमने सीखा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो आपको वर्क डन देगा। तो जैसे कि मान लीजिए एक बॉडी है, नहीं, अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 2, 4 और -6 मीटर में दे रखा है, और ए पॉइंट से कितना डिस्प्लेसमेंट बनाया आरबी, कितना 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, यूनिट इन मीटर में, अंडर अ कांस्टेंट फोर्स। और ये जो फोर्स लग रहा है वो किसी एंगल पे लग रहा है, मतलब F जो है वो इन जनरल 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप न्यूटन है। हमसे पूछा गया है कि फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स। ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स कितना वर्क डन करेगा, सॉल्व करिए। अगर डॉट प्रोडक्ट आता है तो, जिसको नहीं आता वेट करेंगे, कुछ नहीं करना है सर, बस दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट एक बार रिकैप भी कर देते हैं, इसी बहाने डॉट प्रोडक्ट रिकैप हो जाएगा। देखो आपको पहले चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। देखो ध्यान से देखो हुआ क्या है कि एक सुनो अरे सुनो, पॉइंट ए से ये आर बी मतलब समझते हैं, आर बी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और ये है पॉइंट ए। वेक्टर के लिहाजे से इसमें बहुत भारी डिफरेंस है, मतलब दोनों शब्दों में वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एट अ पॉइंट है और ये पॉइंट बी का डिस्प्लेसमेंट है, मतलब पोजीशन वेक्टर है। खैर इस पे बात नहीं करेंगे, वेक्टर में ये सब बहुत डिस्कशन हो चुका है। खैर आप बस ये समझ लीजिए ए पॉइंट का लोकेशन क्या है, दे रखा है आपको, बी पॉइंट का लोकेशन, इससे लोकेशन पता चल जाएगा, दे रखा है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ए से बी गया ना, ए से बी गया तो क्या करोगे सर, आर बी माइनस आर ए, डिस्प्लेसमेंट निकालोगे ना फाइनल मैनेजमेंट इसका। तो पहले ये कर लो, आर बी कितना है सर, आर बी 6i माइनस 4j प्लस 2k, देखना, और माइनस आर ए कितना हो जाएगा, आर ए 2i कैप, क्योंकि x y z को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो 2i कैप प्लस 4j कैप है ना, और माइनस 6k कैप, कोई दिक्कत मीटर में सॉल्व करेंगे। तो i को i वाले के साथ ऑपरेट करना है, 6i माइनस 2i कुल मिला के 4i माइनस 4j माइनस 4j, अरे माइनस ना, माइनस कितना है, हाँ 4 4 8 होता है 8j, और प्लस 2k और प्लस 6k तो प्लस 8k, कोई दिक्कत। आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स वेक्टर आपको पहले से ही दे रखा है, कितना सर, ढूंढो, हाँ 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, कोई दिक्कत नहीं है ना, न्यूटन। तो आपको क्या करना है, आपको F डॉट D करना है, F डॉट S करना है। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू F डॉट S। cos थीटा नहीं लगाना है, cos थीटा आप यहां से निकाल भी सकते हैं, रहने देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बना रहे हैं क्या, कोई बना रहे हैं, आपका समय समाप्त हो गया था पहले, अब मेरा टाइम है, अपना टाइम आ गया है। F कितना है, 2i प्लस 3j माइनस k डॉट 4i माइनस 8j प्लस 8k, कोई दिक्कत। अब स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि बस i को i के साथ मल्टीप्लाई करिए और बाकी के साथ करिएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि i डॉट j जीरो होता है, i डॉट k भी जीरो होता है, बस i डॉट i बराबर 1 हो जाता है। क्योंकि देखो i और j के बीच का एंगल कितना होगा, 90। अरे भाई x कंपोनेंट और y के बीच का एंगल 90 होगा ना, तो इसके बीच का एंगल 0, तो भले कुछ भी मैग्नीट्यूड हो, ऐसे इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 1, यूनिट वेक्टर है ना,
यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग y, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का 1, तो 1 1 cos 90, cos 90 का वैल्यू लड्डू आया। बस i और i के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0, तो 1 into 1 cos 0, 0 का वैल्यू 1, इसलिए 1 आता है। तो i को i के साथ ऑपरेट कर दीजिए, i को j के साथ मल्टीप्लाई करिएगा 0, i को k के साथ मल्टीप्लाई करिएगा 0, तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना है, बस i वाले को मल्टीप्लाई करके j वाले को k वाले को विद साइन के साथ ऑपरेट कर देना, आंसर आ गया। अब बताइए 2i और 4i मिलके 8i 1 हो गया, खत्म। प्लस 3i माइनस 3j माइनस 8, तो माइनस 24, कोई दिक्कत, माइनस 1 इंटू प्लस 8, तो माइनस 8 सॉल्व करिएगा ना, तो कितना हो जाएगा माइनस 24, और इसका यूनिट याद रखिएगा कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरह से आपको वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट आपको वर्क बता देगा, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए। आगे बात करें, साफ करते हैं इसे, नोट करना किसी को तो करिए, नहीं तो साफ करते हैं। देखो वर्क डन बाय दी फोर्सेस जो होंगे वो नेचर इन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो मतलब हमें पॉजिटिव नेगेटिव वर्क में फर्क पकड़ने आना चाहिए, ठीक है। तो उसको समझते हैं, क्या मतलब होता है पॉजिटिव वर्क का, क्या मतलब होता है नेगेटिव वर्क का। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन, इसको समझिए। इसके लिए आपको 3 बातें समझनी पड़ेगी। मान लीजिए देखो वर्क का फॉर्मूला बोर्ड पे कंसेप्ट करेंगे सर, वर्क का फॉर्मूला ओरिजिनल है एफ एस ऑफ थीटा, नहीं इससे पहले जो वर्क का फॉर्मूला ये लिखे थे ना एफ एस कॉस थीटा लिखे थे ना, इसके नीचे थोड़ा सा जगह है इतना तो उसमें बस लिख लीजिएगा इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, जहां पे वर्क का फॉर्मूला आप लिखे थे वहां पे बस थोड़ा सा कॉपचे में इन वेक्टर फॉर्म करके वर्क वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इस पे एरो मत देना फुल के लिए, एफ डॉट एस, ये हुआ वेक्टर, नहीं एफ डॉट एस लिखने का तरीका है बस, और कुछ नहीं। हाँ आइए, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में इसे ऐसे लिखेंगे वेक्टर नोटेशन में। ये हमारे पास फॉर्मूला है। मान लीजिए कि देखो हमारे पास फोर्स फिक्स है, डिस्प्लेसमेंट फिक्स करना है, एंगल हम मान लो चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि थीटा 0 डिग्री हो गया, जब सिचुएशन फील करिएगा, थीटा 0 डिग्री हुआ है, थीटा 0 डिग्री होने का मतलब ये हुआ कि फोर्स इधर लगा है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ है, ये नहीं इसका मतलब होता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे वर्क निकालना चाहें तो वो होगा एफ एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1 बराबर इन जनरल कितना आया एफ एस। अब देखिए इसके पहले कुछ साइन लगा हुआ है क्या, मतलब पॉजिटिव है, ये क्या हुआ पॉजिटिव इन नेचर, वर्क का यहाँ पे नेचर कैसा आया पॉजिटिव, क्लियर है, बोलो गुड। इसका ये मतलब हुआ कि जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगा या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, उस वक्त वो वर्क आपका पॉजिटिव होगा, क्लियर है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए। 0 का मतलब हुआ अलोंग दी सेम डायरेक्शन, कौन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में एक्ट होगा उस केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्लियर है। दूसरा, अगर मान लीजिए थीटा 180 डिग्री हो गया, इसका क्या मतलब हुआ एक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स लगा आगे और डिस्प्लेसमेंट हुआ पीछे, ऐसा होता है क्या, बिल्कुल होता है। ब्रेक लगाते हैं साइकिल में तो क्या होता है, ब्रेक की टेंडेंसी फोर्स की क्या पीछे की, डिस्प्लेसमेंट स्लाइड करके आगे जाता है नहीं जाता, उसके इसमें वर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, मतलब 180 होगा ना, है होगा ना। और भी बहुत सारे केस आएंगे जनरल, जैसे फ्रिक्शन, जैसे मान लीजिए सफिशिएंट फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, फ्रिक्शन तो बैकवर्ड लगता है, अगर मोशन आगे हो तो फ्रिक्शन पीछे लगता है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट लग रहा है नहीं लग रहा है, तो वर्क डन 180 वहां पे एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ रहे हैं, बोलो। तो अगर मान लो ये हुआ कि इसका एंगल कितना हो गया 180, उस केस में वर्क का क्या हल होगा एफ एस कॉस 180,
और cos 180 का वैल्यू होता है -1। तो अगर वर्क की बात करें तो -Fs आएगा, जिसका नेचर हो गया आपका नेगेटिव। इसका मतलब ये हो गया पॉजिटिव वर्क और ये हो गया नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क कब होगा? जब फोर्स लगेगा और उसके जस्ट अपोजिट डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। इसको एनर्जी के सेंस में समझिए, एनर्जी के टर्म में। आइए जरा देखते हैं। जैसे ये चीजें आपको वर्क एनर्जी जब पढ़ेंगे ना, एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम जब लगाएंगे तो हो सकता है आपको हेल्प करे। जैसे मान लो हमने क्या किया कि सिंगल पे लगाना है ना, तो मान लीजिए वर्क को, फोर्स को किसी एंगल पे लगा दीजिए। ये हुआ फोर्स, इसी एंगल पे लगा दी थीटा, ठीक है? आई बात समझ में? तो क्या होगा कि अगर मान लो अपोजिट, अच्छा अपोजिट है, ऐसे कर लेते हैं, समझना आसान होगा। ये लगा आपका फोर्स ऑन ब्लॉक पे और ये बॉय है, ठीक है? तो ये हो गया फोर्स, क्लियर है? और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यही है, इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो यहां पे अगर हम आपसे ये पूछें कि वर्क डन, नहीं, वर्क डन बाय बॉय, तो बॉय ने फोर्स किधर लगाया? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। पॉजिटिव होटल पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ? दोनों वालों कितना है रहने दो, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। बॉय ने क्या किया है? ब्लॉक पे फोर्स लगाया है। और जब आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं, हम ये कह सकते हैं आपने अपनी एनर्जी ट्रांसफर करी है। नहीं, एनर्जी यहां पे क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है, हाँ या ना? बोलो, ठीक है? तो कह सकते हैं कि यहां पे क्या हुआ है? सप्लाई ऑफ एनर्जी, नहीं, सप्लाई ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी का सप्लाई होता है पॉजिटिव वर्क होता है फिजिक्स में, समझ गए? जब एनर्जी का सप्लाई होता है तो वर्क पॉजिटिव इन नेचर होता है। नहीं, जहां भी एनर्जी सप्लाई का सेंस आएगा वर्क पॉजिटिव होगा। एनर्जी सप्लाई मतलब एनर्जी गिविंग नेचर। आई बात समझ में? एनर्जी ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफर तो हुआ है। ट्रांसफर दो तरह से, एक ले रहे हैं कि दे रहे हैं। अगर देने वाला सेंस आएगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। क्लियर? अब आप हमें ये बताइए कि थर्ड लॉ कहता है कि भाई बॉय ब्लॉक पे जितना फोर्स लगाएगा, ब्लॉक भी बॉय पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएगा। यस और नो? बोलो। तो अगर हम वर्क डन बाय ब्लॉक करें तो बताइए ब्लॉक किधर फोर्स लगा रहे हैं सर? वर्क डन बाय ब्लॉक, ये है फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉय, और फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉय, और ये है ब्लॉक ऑन दी बॉय। तो वर्क डन बाय दी ब्लॉक बोले, ये क्या है? वर्क डन बाय दी बॉय, और यहाँ पे वर्क डन बाय दी ब्लॉक। तो ब्लॉक किधर फोर्स लगा रहा है? इधर। ब्लॉक फोर्स इधर लगा रहा है, इधर। और ब्लॉक पे डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव हुआ है। अब यहां पे देखो क्या हुआ है लड़के पे। लड़का पे क्या हुआ है? एनर्जी लड़के ने क्या करा? एक्सेप्ट करा ना। अरे बॉय लड़का पे फोर्स लगा रहा है तो लड़का एनर्जी एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आप ये बताइए कि मान लीजिए आप बॉय हैं और ब्लॉक पे फोर्स लगाइए, तो ब्लॉक क्या करेगा? एनर्जी गेन नहीं करेगा। एनर्जी गेन नहीं करेगा, बोलो रे। आप अगर फोर्स लगाए तो लड़का, ये ब्लॉक एनर्जी गेन नहीं किया, बॉय ने सप्लाई किया, ब्लॉक नहीं लिया। तो जहां भी एनर्जी गेन का सेंस आएगा वहां पे वर्क डन, और जहां पे एनर्जी लॉस का सेंस आएगा वहां पे सप्लाई। आई बात समझ में? यहाँ पे आप कह सकते हैं कि गेन ऑफ एनर्जी, गेन ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी का गेन होगा वहां पे वर्क आपका किस नेचर का होगा? नेगेटिव नेचर का होगा। ये बात पकड़ पाए? नोट करिए।